Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic relationship among total revenue, marginal revenue and average revenue under imperfect competition. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टडी किया था कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, जिसमें हमने टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, और उसके साथ साथ परफेक्ट कंपटीशन में हमने टीआर, एमआर और एआर के रिलेशन को भी स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम टीआर, एमआर और एआर के रिलेशन को इम्परफेक्ट कंपटीशन के रिलेशन में स्टडी करेंगे कि अगर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है तो उस केस में टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू किस तरीके से बिहेव करेंगे। इस पर्टिकुलर बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी कि मोनोपोली कंपटीशन हो गया, या फिर ओलिगोपोली कंपटीशन हो गया, या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, या फिर डिओपोली कंपटीशन हो गया। तो इन सारे कंपटीशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि यहाँ प्राइस कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे कि परफेक्ट मार्केट था, परफेक्ट मार्केट में मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर लिया जाता है, क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, और उसी पर्टिकुलर प्राइस पर जितनी भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं। लेकिन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हर फर्म अपने बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने की पोजीशन में होती है अगर डिफरेंशिएटेड वे में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ होमोजेनियस प्रोडक्ट था और इम्परफेक्ट मार्केट में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है अगर, तो उस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के केस में हर फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने की पोजीशन में होती है। इसी वजह से यहाँ लॉ ऑफ डिमांड प्रॉपरली फॉलो होता है, और उस लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग फर्म जैसे जैसे अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम करती चली जाएगी उसकी डिमांड लगातार बढ़ती चली जाएगी, या उसकी जो आउटपुट है या उसका सेल है वो लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ प्राइस कांस्टेंट नहीं होते हैं, प्राइस और आउटपुट के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन होता है, और ये लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में टीआर, एमआर और एआर के रिलेशन को स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेबल। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5 कॉलम्स फॉलो किए हैं। फर्स्ट कॉलम में मैंने प्राइस को रिप्रेजेंट किया है, सेकंड कॉलम में आउटपुट को, थर्ड कॉलम में टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करा है, इसके लिए फॉर्मूला यूज किया हमने प्राइस इंटू क्वांटिटी। फोर्थ कॉलम में एवरेज रेवेन्यू को कैलकुलेट किया है और इसके लिए फॉर्मूला यूज किया मैंने टीआर अपॉन क्यू। लास्ट कॉलम में मैंने मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट किया है और फॉर्मूला यूज किया इसके लिए MRN इज इक्वल टू टीआर ऑफ nth यूनिट माइनस टीआर ऑफ n माइनस 1th यूनिट। कम टू द प्राइस। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, है ना, जो प्राइस है वो लगातार डिक्रीज होते चले आ रहे हैं। पहले प्राइस था 10, फिर प्राइस हो गया 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और जैसे जैसे प्राइस कम होते चले जा रहे हैं आउटपुट क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम प्राइस कम करते चले जाएंगे मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी कि आउटपुट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आउटपुट पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आउटपुट आपका इंक्रीज होता चला गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो उसके लिए मुझे प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में जब प्राइस 10 थे, आउटपुट है 1, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 10 × 1 दैट इज इक्वल टू 10। सेकंड केस में जब प्राइस रहेगा 9, आउटपुट बढ़ गया 2, टोटल रेवेन्यू हो गया 9 × 2 यानी कि 18। नेक्स्ट केस में 8 × 3 यानी कि 24, नेक्स्ट 7 × 4 यानी कि 28, 6 × 5 30, नेक्स्ट 5 × 6 30, नेक्स्ट वन इज 4 × 7 दैट इज 28, नेक्स्ट वन इज 3 × 8 यानी कि 24, एंड द लास्ट वन इज द 2 × 9 यानी कि 18। तो इस तरह से हमें ये टोटल रेवेन्यू की वैल्यू लगातार मिलती चली जाती है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेवेन्यू को। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, 10 अपॉन 1 कितना गया 10 आ गया। सेकंड केस में 18 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 9, 24 अपॉन 3 यानी कि 8, 28 अपॉन 4 इट मीन्स 7, 30 अपॉन 5 6, 30 अपॉन 6 इक्वल टू 5, 28 अपॉन 7 इक्वल टू 4, 24 अपॉन 8 इक्वल टू 3 एंड 18 अपॉन 9 इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपको एवरेज रेवेन्यू मिल जाता है। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू प्राइस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इम्परफेक्ट कंपटीशन हो,
दोनों ही केस में जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो प्राइस पर यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब निकालना है मुझे मार्जिनल रेवेन्यू। तो nth यूनिट के मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे nth यूनिट के टोटल रेवेन्यू में से n-1th यूनिट के टोटल रेवेन्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले केस की बात करते हैं। तो पहले वाले केस में तो 10 का 10 ही रहेगा क्योंकि उससे पहले आपको वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है। अब जब आपने आउटपुट 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया तो टोटल रेवेन्यू 10 से बढ़कर 18 हो गया। डिफरेंस कितना हुआ इसमें 18 - 10 यानी कि 8 का। नेक्स्ट केस में जब आउटपुट 2 से बढ़कर 3 हो गया तो टोटल रेवेन्यू 18 से बढ़कर 24 हो गया। डिफरेंस हो गया 24 - 18 यानी कि 6। नेक्स्ट केस में 24 से बढ़कर 28 तो 28 - 24 यानी कि 4। नेक्स्ट 30 - 28 2, 30 - 30 0, 28 - 30 यानी कि -2, 24 - 28 यानी कि -4 एंड 18 - 24 यानी कि -6। तो इस तरह से आपको यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू मिल जाती है। अब इनका हम बिहेवियर स्टडी कर लेते हैं। टेबल से क्लियर है आपको? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता चला जा रहा है प्राइस क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, क्योंकि प्राइस कम होने के साथ साथ ही आप आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हो अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो टोटल रेवेन्यू पर क्या इंपैक्ट है इसका? टोटल रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है 10, 18, 24, 28, फिर ये अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया। एंड मैक्सिमम लेवल कितना है इसका 30, और यहाँ से फिर ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट होने के बाद फिर यहाँ से ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया 28, 24, 18। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू लगातार डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इट इज सिमिलर टू प्राइस। मार्जिनल रेवेन्यू भी लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने के साथ साथ ये 0 हो गया, और 0 होने के बाद फिर ये नेगेटिव हो गया। 0 कब हुआ? जब टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया तब ये 0 हो गया। और जब टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में आ गया। जो आपको दिखाई दे रहा है, यू आर लुकिंग हियर, कि जैसे ही टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में आना शुरू हो गया। ठीक है, और जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है तो ये मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जो टोटल रेवेन्यू है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है अंडर द इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकल वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आपको मैंने एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया है। यू कैन लुक हियर द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द relation among TR, AR and MR. Here in this diagram on x-axis I have represented output, and on y-axis TR total revenue, AR average revenue and MR marginal revenue. Clear? अब देखिए इसको आगे 1 सेंटीमीटर के स्केल पर मैंने आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 से। ठीक है, और 5 का स्केल लेते हुए मैंने यहाँ पर रेवेन्यू को रिप्रेजेंट किया है 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसको मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में भी शो करा है, वाई एक्सिस से करस्पॉन्डिंग -5 -10, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में भी आ रही है इसी वजह से एमआर की वैल्यू। ठीक है, नाउ व्हेन आउटपुट इज 0 एवरीथिंग इज 0, व्हेन आउटपुट इज 1 टोटल रेवेन्यू इक्वल टू 10, आउटपुट इज 2 टोटल रेवेन्यू 18। पॉइंट आ गया हमारे पास, दूसरा पॉइंट आ गया टोटल रेवेन्यू के रेफरेंस में। थर्ड केस में क्या हुआ, जब आउटपुट 3 हो गया तो जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़कर 24 हो गया, तो हमें ये तीसरा पॉइंट रिसीव हो गया। ठीक है, जब आउटपुट आपका बढ़कर 4 हो गया तो 28, जब आउटपुट बढ़कर 5 हो गया 30, जब आउटपुट बढ़कर 6 हो गया तो आउटपुट तभी 30 रहता है, कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमें रिसीव हो गया। ऐसे ही जब आउटपुट आपका 7 है तो हमें टोटल रेवेन्यू मिल गया आपका 28, तो ये पॉइंट रिसीव हो गया। जब आउटपुट 8 रह गया तो 24, ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। 8 तक मैंने रिप्रेजेंट कराया इसको। ठीक है, अब मैंने इन सारे पॉइंट्स को मैच करते हुए एक कर्व ड्रॉ करा, तो ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द कर्व नोन एज द टोटल रेवेन्यू कर्व। नाउ कम टू द एवरेज रेवेन्यू कर्व। एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या हो रहा है, वो लगातार एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 पर 10, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 10, 9, 8 1 का डिफरेंस है सब में, तो इसी वजह से एक ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट कंसीडर करा है 1 पर 10, और एक लास्ट पॉइंट कंसीडर करा है यहाँ पर मैंने 8 पर है ये इक्वल टू 3, तो 8 पर 3 के करस्पॉन्डिंग ये लास्ट पॉइंट आ गया मेरे पास ये वाला। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज नोन एज द एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कर्व के बाद
अब हमें ड्रॉ करना है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये भी क्या होगा, डिफरेंस सेम है, 10 2 का डिफरेंस, फिर 8 में से 2 है 6 का 2 का डिफरेंस, फिर 6 और 4 2 का डिफरेंस, 4 और 2 2 का डिफरेंस, 2 0 2 का डिफरेंस, 0 माइनस 2 2 का डिफरेंस। तो एक डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा वो भी स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो हमने इसका पहला पॉइंट 1 पर तो 10 है ये, इसके साथ साथ 6 पर क्या है, ये 0 है, और 8 पर है ये इक्वल टू -4। तो ये पॉइंट हमारे पास रिसीव हो गया। इन तीनों पॉइंट को मैच करते हुए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मेरे पास रिसीव हुई, दिस इज नोन एज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व रिसीव हो जाता है। कर्व में क्या देख रहे हैं आप, जब आउटपुट 6 है, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, तो टोटल रेवेन्यू क्या है, मैक्सिमम है, और जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया तो टोटल रेवेन्यू लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो इसके बेसिस पर हम AR, TR और MR के रिलेशन को स्टडी कर सकते हैं। क्या रिलेशन होगा इसके बीच में, लेट अस हैव अ लुक ओवर द रिलेशन अमंग TR, AR एंड MR। तो यहाँ मैंने TR, AR और MR के रिलेशन को समराइज्ड किया है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, जब TR डिमिनिशिंग रेट से लगातार इंक्रीज हो रही है, यानी जैसे जैसे आउटपुट की यूनिट्स को आप इंक्रीज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग TR क्या हो रही है, स्टार्टिंग में डिमिनिशिंग रेट से लगातार इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को इंक्रीज करते चले जा रहे हो, तो इसके लिए आपको अपने प्राइस को लोअर करना होगा, और जब आप अपने प्राइस को लोअर करोगे तो जो TR है वो इंक्रीज तो होगी लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, और इसी वजह से MR क्या है, MR पॉजिटिव है और ये एक डाउनवर्ड स्लोप के साथ में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट वन, जब TR मैक्सिमम है तब MR की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई थी। हमने टेबल में भी इसको देखा था और ग्राफ में भी इसको हमने ऑब्जर्व किया था कि वह जब TR की वैल्यू मैक्सिमम है 30 थी, तब MR की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 0। थर्ड रिलेशन क्या है इनके बीच में, MR नेगेटिव हो जाता है जब TR डिक्रीज होती है आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ साथ। तो जब आप आउटपुट को लगातार इंक्रीज करते चले जाते हो तो उसके बाद MR नेगेटिव हो जाती है, और MR के नेगेटिव होने की वजह से क्या हो रहा है, TR भी लगातार डिक्रीज हो रही है, या फिर TR डिक्रीज हो रही है तो उस केस में MR नेगेटिव हो जाता है। ठीक, फोर्थ वन इज MR falls with the fall in AR, but the rate of decrease in MR is much higher than that in AR। अगर मैं AR और MR के रिलेशन की बात करूं तो AR और MR दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों ही फॉल हो रहे हैं, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू के डिक्रीज होने का रेट एवरेज रेवेन्यू के डिक्रीज होने के रेट से कहीं ज़्यादा है। ये बात भी आपने नोट करी है इसके अंदर। ठीक है, एंड द लास्ट रिलेशन इज MR की अगर मैं बात करूं तो MR पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है, लेकिन AR हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होगा, AR हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप अमंग टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये हर टाइप के कंपटीशन पर अप्लाई होगा ये रिलेशनशिप, चाहे मैं मोनोपोली कंपटीशन की बात करूं, डिओपोली की बात करूं, ओलिगोपोली की बात करूं, या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करूं। जो भी इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा हर केस में TR, AR और MR के रिलेशनशिप को फॉलो किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपसे ये डिस्कस किया है। ओके।